राजौरी पुंछ में क्या हुआ? कल रात को मैंने राजौरी पुंछ में जो बिल्कुल इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी उनके ऊपर एक व्लॉग करके आप तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद पहाड़ी कबीला से ताल्लुक रखने वाले कुछ एक्टिविस्टों के मैसेज मुझे आए। पहाड़ी कबीला के एक एक्टिविस्ट ने लिखा, डोंट बी एंटी मोदी, डोंट बी एंटी पहाड़ी। बेसिकली एक बड़ा मशहूर शेर है कि मेरे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, इसलिए मुझे तंबी करने से पहले या मुझे कोई धमकी देने से पहले 1000 बार सोच लिया करें। मैंने सहाफत जिस दिन शुरू की थी उसी दिन यह तय किया था कि जो बोलेंगे बेबाकी के साथ बोलेंगे और जो दिखेगा वही बोलेंगे। तो जो जमीन से दिख रहा है वही बोल रहे हैं, तो इसलिए एहतियात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको कोई बात पहुंचानी है तो बात पहुंचाने का एक लहजा और एक तरीका होता है। अगर आप में वो लहजा और तरीका नहीं है तो अपनी बात को अपने तक महदूद रखें। तो मेरे साथ इस वक्त हल्ला बोल एक कमाल का वेब पोर्टल है, पुंछ राजौरी पुंछ की नुमाइंदगी भी कर रहा है और यहां के लोगों की आवाज भी बना हुआ है। हल्ला बोल के एडिटर इन चीफ जमरुद मुगल मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या जन्नत जाने का प्रोग्राम कहां तक पहुंचा, यहां किन बुनियादों पर लोगों ने वोट दिया, और क्या वो जो मजहब के नाम पर पूरा कैंपेन चला, जिस कैंपेन को लेकर बड़े लोग इस बात को कहते हैं कि मुल्क का वजीर आजम मजहब का इस्तेमाल करके सियासत कर रहा है, हमें यह पसंद नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों ने अपने स्टेजों से जो मजहब का इस्तेमाल किया, वो फिर किस मुंह से कल ये कहेंगे कि मुल्क का वजीर आजम मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकता, हम कर सकते। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए और ये जानने के लिए 25 मई 2024 को राजौरी पुंछ में हुआ क्या, मेरे साथ जमरूद मुगल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कल क्या हुआ। इनिशियल रिपोर्ट्स तो थी कि मियां अल्ताफ कंफर्टेबल है, लेकिन अब जब आपने तमाम लोगों से बातचीत की है, आपका अपना आंकलन, आपका अपना एनालिसिस क्या है? जुनैद भाई बहुत शुक्रिया, और आपका इसलिए भी खास तौर से शुक्रिया कि आप हल्ला बोल के ऑफिस में तशरीफ लाए हैं। जुनैद भाई कल शाम तक ना रिपोर्ट्स ये थी कि मियां साहब बहुत कंफर्टेबल हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह समझी जा रही थी कि राजौरी पुंछ के पहाड़ियों ने बड़ी तादाद में बैठ को वोट दिया है। पहले दिन से ही ये समझा जाता था कि पहाड़ी, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहाँ खड़ा नहीं किया तो पहाड़ियों ने यह मन बनाया कि हमने पीडीपी को वोट करना है। और यहाँ एक बात समझने की है, हो सकता है कि इसके ऊपर आपको और मुझे गालियां पड़े, राजौरी और पुंछ की पूरी तारीख इस चीज की गवाह है कि यहां सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन गुज्जर पहाड़ी पे हुआ है। हमेशा ये मजहब की बात भी हम करेंगे, बरादरी और बाकी चीजें, लेकिन यहां इलेक्शन सिर्फ बरादरी पे होता है। मैडम महबूबा मुफ्ती राजौरी और पुंछ में बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर कि बल्ला भी मैडम से ज्यादा मजबूत है। अल्ताफ बुखारी राजौरी पुंछ में मैडम से ज्यादा मजबूत है। लेकिन जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया तो पहाड़ियों को यह लगा कि बल्ला यहां से जीत नहीं पाएगा, हम पूरा जोर लगा लें नहीं जीतेगा, कश्मीर की तरफ उस तरह की सूरत हाल नहीं है, तो फिर किधर जाना है? मियां साहब की तरफ इसलिए नहीं जा सकते कि वो गुज्जर है, तो यहां इलेक्शन हो गया गुज्जर पहाड़ी। पहाड़ियों ने डिसाइड किया कि हमने पीडीपी को वोट करना है। फिर बल्ले के साथ बीजेपी आ जाती है, कंपेन करते हैं, एक ही जगह पे कमल का फूल भी है, एक ही जगह पे बल्ला भी है, तो इकट्ठे, तो उस वक्त पहाड़ी थोड़ा फिर टूटा। यहां बीजेपी की बड़ी टीम यहां से भी, दिल्ली से भी, अलग अलग रियासतों से यहां पहुंची, वोट मांगे बल्ले के दिए, तो लगा कि बड़ी तादाद में वोट जाएगा उधर, और उधर जितना वोट जाएगा बैठ की तरफ और नुकसान होगा महबूबा मुफ्ती का, क्योंकि पीर साहब मियां साहब का जो वोट है वो नहीं इधर उधर बिखरा, वो समझे कि 95% जो है वो मियां साहब को पड़ा है। तो ये वोट था जो तकसीम होने की सूरत में मैडम को नुकसान था, और रात तक हम यही समझ रहे थे। लेकिन सुबह से जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उसमें यह है कि मैडम को पहाड़ियों ने अच्छा खासा वोट दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त पहाड़ी लोग मौजूद हैं, उन्होंने अपने घर में 10 वोट हैं, 10 में से 2 बल्ले को दिए हैं, 8 उन्हीं के घर के वोट मैडम महबूबा मुफ्ती को पड़े हैं। तो इस सूरत में अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है। अब मुकाबला बहुत सख्त है मैडम के बीच में, और मैडम के लिए
यहां से राजौरी पुंछ, जहां आप बहुत कमजोर हैं, एक भी मेंढर को छोड़ के एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां से मैडम मजबूत हो और मैडम को वोट मिले, एक भी जगह नहीं। लेकिन मुझे जमीर साहब ये बताइएगा कि मानते हैं पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कैंडिडेट हैं, लेकिन बिना वर्कर के, बिना पोलिंग एजेंट के क्या ये मुमकिन है कि आप वोट दिलवा पाए होंगे पीडीपी को? सर, यहां जो गुज्जर पहाड़ी का इलेक्शन है ना सर, यहां इलेक्शन हमेशा, मैंने आपको बताया ना, यहां इलेक्शन होता है गुज्जर पहाड़ी। मैडम को पोलिंग एजेंट की जरूरत नहीं, जो लोग वोट डालने जा रहे थे वो मैडम के पोलिंग एजेंट थे। बहुत सारी जगहों पर मैडम महबूबा मुफ्ती के पोलिंग एजेंट नहीं भी थे, वहां गांव के लोग पोलिंग एजेंट बने हुए थे। बहुत सारी जगहों से ये रिपोर्ट्स आई हैं। मैडम का यहां कोई इतना बड़ा वजूद नहीं है। इलेक्शन जब गुज्जर पहाड़ी हुआ ना जुनैद साहब, तो जाहिर है फिर पहाड़ी किधर जाता? बैट की तरफ इसलिए नहीं जा सकता कि बैट जीत नहीं रहा है। पहाड़ियों ने डिसाइड किया था कि बीजेपी को वोट करना है, कोई भी हो, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सब बीजेपी को वोट करते। मान लीजिए अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट यहां से खड़ा करती तो फिर सूरत क्या बनती? बीजेपी की गिनती सर 3 लाख से शुरू होती, 3 लाख 1। जैसे मियां साहब के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि मियां साहब की गिनती इस इलेक्शन में 2.5-3 लाख से शुरू होती है। तो जहां हम 0 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, तो मियां साहब वहां 2.5-3 लाख से शुरू करते हैं। और बीजेपी का कोई कैंडिडेट होता और रविंदर रैना अगर कैंडिडेट होते तो 3 लाख 1, 3 लाख 2, 3 लाख 3 हम लोग गिनती कर रहे होते। बड़ी तादाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब वोट करते बीजेपी को। जब नहीं हुआ तो किधर जाएं? गुज्जर की तरफ जा नहीं सकते पहाड़ी, तो गुज्जर पहाड़ी, राजौरी पुंछ में तो इलेक्शन हुआ ही गुज्जर पहाड़ी है हमेशा, तो पहाड़ियों को लगा नहीं अब मैडम की तरफ जाना चाहिए। और कोई वजह नहीं है मैडम को वोट करने की। ये नहीं यहाँ के पहाड़ियों ने देखा है कि मैडम पार्लियामेंट में जाएगी, कोई तूफान बर्पा करेंगी। वहां महुआ मित्रा को उन्होंने निकाल दिया, तो एक मैडम बेचारी क्या करेगी वहां जाके? और ये नहीं है कि वो बोलती हैं, वो हमारे लिए बोली हैं, उन्होंने हमें मुगल रोड दी है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी दी है, ये कुछ नहीं। मैडम को वोट पहाड़ियों ने इसलिए किया कि एंटी गुजर वोट जाना था, और मियां साहब को गुजरों ने इसलिए वोट किया क्योंकि वो गुजर हैं और उन्होंने एंटी पहाड़ी वोट करना था। तो राजौरी पुंछ में हमेशा होता रहा है, इस बार भी वही हुआ है। जैसे आपने कहा राजौरी पुंछ में ऐसा हो। अब मैं आप सहाफियों को देख रहा था राजौरी पुंछ के, गिला भी है मुझे, शिकायत भी है मुझे। मुझे आज 19 साल हो गए सहाफत करते हुए, लेकिन किसी को जी कहना, किसी को पीर साहब कहना, किसी को और यहां तक कि जब मैंने एक बड़े बुजुर्ग का इंटरव्यू किया तो मैं उन्हें भी मौलाना कह रहा था, मैं उन्हें भी बुजुर्ग नहीं कह रहा था। कल मैं रात को एक वीडियो देख रहा था तो एक साहब फरमा रहे थे कि मियां साहब का फलां तरफ ये, मियां पीर साहब का फलां तरफ ये, पीर साहब का फलां तरफ ये। आप लोकसभा के लिए नुमाइंदा चुन रहे थे या आपने तैयारी कर ली थी कि जनाब लोकसभा में तो हमारा कुछ बनना नहीं, तो जन्नत का प्रोग्राम है हमारा? तो प्रोग्राम असल में क्या था, नंबर 1। और नंबर 2, सहाफी के तौर पर क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, मेरी भी, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी भी जो लॉयल्टीज हैं वो किसी भी तरफ हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। वोट तो हमने भी डाला। लेकिन मैं अब बीजेपी के लीडर का इंटरव्यू करने जाऊं, वहां कहना शुरू कर दूं रविंदर रैना साहब आप कमाल हैं, आप आसमान हैं, आप सूरज हैं, जमीन पर आप हैं, तो तभी क्या कहते हैं पानी बह रहा है, ये सब चीजें हमने की नहीं। तो क्या सहाफियों को इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए? और जब सहाफी इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो अपने वो जो हमारा फरीज है उसको अंजाम दे पाते हैं? जुनैद भाई, 2 सवाल हैं। पहले सहाफियों की बात करते हैं। राजौरी पुंछ में असल में आप आते हैं ना, थोड़ी हलचल होती है, वरना राजौरी पुंछ में इस तरह का कुछ है नहीं। हमारे बहुत सारे ही हमारे दोस्त हैं, सभी नाराज होंगे। यहाँ मसला ये है कि जिसको कुछ नहीं आता ना, जिसे कोई काम नहीं है, वो एक कैमरा लेता है तो वो चला जाता है बेचारा। तो वो अपनी दिहाड़ी लगाते हैं बेसिकली ना, वो अपनी दिहाड़ी लगा रहे होते हैं। तो उनकी तो बात ही करना फजूल है कि उनसे आप ये उम्मीद रखें कि वो सैयद जुनैद हाशमी की तरह बात करें, तो वो मुमकिन ही नहीं। मैं कल चंडीगढ़ से आ रहा था और चंडीगढ़ से सुरनकोट तक मैं आया हूं, तो मेरे जहन में बार बार ये बात आ रही थी कि भाई जहां जन्नत जाने के लिए लोगों ने वोट दिया है, वहां रास्ते आपके ऐसे हैं कि आपका रास्ता तो जन्नत जाने के लिए हमवार है। आप मुगल रोड से आइए, वो रास्ता भी आपको जन्नत की तरफ ले जाएगा। आप चंडीगढ़ से आगे आइए, थोड़ी सी आप गाड़ी की स्पीड अच्छी खासी रखिए तो वो भी आपको जन्नत लेकर जाएगा। तो आप मेंढर की तरफ चले जाएं, आपके पास सड़क नहीं, आपके पास बिजली का माकूल इंतजाम नहीं कि सुबह आप जागते हैं आपकी बिजली नहीं होती, ठीक है जी। आपके पास घरों में जो पानी आ रहा है, टैप वाटर जो आ रहा है, वो उसका माकूल इंतजाम नहीं।
आपके यहां कोई बीमार हो जाए रात को, आपको उसे उठा के जम्मू ले जाना पड़ता है। यह आपकी सूरत हाल है। आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों की हालत खराब है, प्राइमरी हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटरों की हालत खराब है, आपके स्कूलिंग सिस्टम की तबाही है। इस बर्बादी और इस तबाही के बीच में जहां आपकी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि सड़क, बिजली, पानी, इन तमाम मसाइल पर बात की जाए और जो आपका कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उससे जमानत मांगी जाए कि जी आप बनेंगे तो आप कम से कम इस सड़क को बनाएंगे, ये बिजली पानी का निजाम देखेंगे, ये तो बात ही कोई। मैं तो आज हैरान होता हूं ये सड़कें देख कर कि भाई ये सड़कों की हमें परेशानी है कि हम इस सड़क पे चलते हैं, हमारी गाड़ी ठीक नहीं चाहिए, हम कहते हैं सड़क क्यों नहीं बनाते हो। असल में जो पीरी मुरीदी वाला मसला है ना सर, एक चीज तो आप मानेंगे कि सिर्फ हमारा खिता नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में, या ये जो हमारा पाकिस्तान और ये बर सगीर है, इसमें ये पीरी मुरीदी का सिलसिला तो हमेशा रहा ही है। मियाँ साहब के लिए राजौरी पुंछ में एक बड़ी इज्जत की निगाह से उस खानदान को देखा जाता है। उसमें मियाँ अल्ताफ साहब हैं, मियाँ बशीर साहब हैं और उनके वालिद हैं। एक पुराना एक सिलसिला है, तो लोग उस खानदान के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन उसके बाद जो बाकी मसले हैं ना, वो पीरी मुरीदी से हल नहीं होते हैं। उसके लिए तो फिर एक ऐसा मेंबर पार्लियामेंट होना चाहिए या ऐसी सरकार होनी चाहिए जो इस तरफ ध्यान दे। और दूसरी बात ये कि जन्नत वाली, और एक चीज जुनैद भाई, आप इन दोनों कैंडिडेट की तारीफ करेंगे। यहां हमने देखा कि बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी एक इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन उसकी जबान बार बार फिसल रही थी। आप पूरी इस इलेक्शन कैंपेन में कहीं नहीं देखेंगे कि मियाँ अल्ताफ ने जाती हमला किया महबूबा मुफ्ती पे, महबूबा मुफ्ती ने कोई जाती हमला किया हो और भी मियाँ अल्ताफ पे। तो इन दोनों ने ख्याल रखा इस चीज। और एक और चीज भी मियाँ अल्ताफ को लेकर भी मैं ये कहूंगा, कैमरे पे कहने मुझे कोई परेशानी नहीं है, कि उन्होंने अपने जो जितनी भी तकारीर उनकी है उसमें कहीं कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की, लेकिन उनके साथियों ने, उनके रुफकाओं ने, उनकी मोहब्बत में और उनकी अकीदत में वो इतना स्लिप हो गए कि फिर उनको पकड़ना मुश्किल होगा कि भाई इतना आगे क्यों निकल गए आप। जुनैद भाई, मैं इधर ही आ रहा था, एक भी तकरीर आप ऐसी नहीं दिखा सकते जिसमें मियाँ अल्ताफ ने ये सब कुछ कहा हो। सुरनकोट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उस जलसे में मौजूद था, जिसमें यह कहा गया कि किसी औरत को हुक्मरानी नहीं देनी है, इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है, आप इस्लाम की मुखालिफत कर रहे हैं। उसके कम से कम 2 घंटे के बाद मियाँ अल्ताफ स्टेज पर पहुंचे हैं। मियाँ अल्ताफ उस वक्त पता नहीं कश्मीर में थे, यहां प्रोग्राम शुरू हो गया था। तो वो जो लोग आ रहे थे ना, वो अकीदत में, और उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इसका नुकसान कितना होना है। तो वो सुरनकोट वाला वीडियो आपने देखा। फिर उसके बाद हमारे डीडीसी, हमारे दोस्त हैं सुरनकोट से, इमरान जफर, बहुत समझदार आदमी हैं और बहुत अच्छे से इलेक्शन भी लड़ा, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें भी आप देखेंगे कि मियाँ अल्ताफ नहीं है। आप कहते हैं कि फलां के झंडे, उनके झंडे के तले से उठेंगे और ये होगा वो होगा। तो ये तमाम चीजें हुई, लेकिन ये मियाँ अल्ताफ के चाहने वालों ने की। मियाँ साहब को इसमें दोषी आप नहीं करार दे सकते। दूसरा ये है कि इन्होंने ख्याल रखा, मियाँ अल्ताफ ने भी और मैडम महबूबा मुफ्ती ने भी, कि ये पर्सनल नहीं हुए। और तीसरा उम्मीदवार जिसको हम बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं और जिसको लोगों ने बताया भी कि इसको वोट इसलिए करो, उसकी जबान हर इलेक्शन में फिसली है, हर रैली में फिसली है। वो बड़े तल्ख जुमले मैडम के लिए भी कहते थे और मियाँ अल्ताफ के लिए भी। अब आ गया पीरी मुरीदी वाला ये जो सिलसिला है ना, ये तो इसको रोक पाना जरा मुश्किल है। लेकिन मैं एक सवाल ये जरूर पूछता हूं कि ये जरूर है कि मैडम महबूबा मुफ्ती बोलती हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जाके कितना बोलेंगी? और क्या मियाँ अल्ताफ पार्लियामेंट में जाके गूंगा हो जाएंगे? क्या मियाँ अल्ताफ साहब की जबान काट दी जाएगी कि आपने बोलना ही नहीं है? तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है। मैडम ने यहाँ पर टोपा पीर को बहुत कैश किया। उन्होंने कहा जी कि टोपा पीर, टोपा पीर, टोपा पीर। तो टोपा पीर में तो सबसे पहले रविंदर रैना पहुंचे, सबसे पहले मैंने वहां पे स्टोरी की कि ये ज्यादती हुई है। तो जब ये लोग कहीं बंद कमरों में सो रहे थे टोपा पीर होने के बाद, तो सबसे पहले जो शख्स वहां पे पहुंचा है वो रविंदर रैना है। पहला आदमी, बीजेपी का पहला आदमी वहां पहुंचा, उसका नाम है रविंदर रैना। तो मैडम को तो टोपा पीर जाने भी नहीं दिया गया, और जाते भी तो क्या कर लेती, टोपा पीर में मियाँ अल्ताफ भी गए हैं, टोपा पीर में सब लोग गए। तो ये थोड़ा जज्बाती, जैसे कल भी आपने देखा कि मैडम कहीं धरने पे बैठी हैं वहां, तो ये थोड़ा इमोशनल चीजें हैं लेकिन आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि लगभग 50-50 मामला है। हाँ। अब मुझे ये बताएं जमूर साहब कि पहली बार देखने को ये मिला कि राजौरी, पुंछ और अनंतनाग की सीट नहीं बनाई गई। 90% इस पर मुसलमान वोटर है, और राजौरी पुंछ का इलाका और इस इलाके की पसमानदगी, इस इलाके की सड़कें, इस इलाके का बिजली पानी का निजाम
क्या आपको नहीं लगता, और राजौरी पुंछ के लीडरान, मैं अगर ठीक आपके सुंदरबनी से शुरू हो जाऊं तो रविंदर रैना, रविंदर शर्मा कांग्रेस के, उसके बाद सुरेंद्र चौधरी, आप ऊपर आए जावेद राना, थोड़ा सा ऊपर आए और तो चौधरी अकरम और शब्बीर खान, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मास्टर तसद्दुक हुसैन है, थोड़ा सा और आप आगे बढ़ते हैं तो जीएम जान के बेटे एजाज जान हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो शहनाज गनाई बीजेपी के पास हैं। उसके अलावा अगर मैं और नाम लेता चलूं तो आपके पास जुल्फिकार चौधरी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, आखिरी मौके पर वो भी मैदान से बाहर हो गए। तो मुझे ये बताइए, इतने लीडर होने के बावजूद, असर रखने वाले लीडर, ताकतवर लीडर, जिनके पास ताकतवर मिनिस्ट्रियां रही हैं अपने दौर में, कश्मीर की लीडरशिप को कतन ये महसूस नहीं हुआ कि इनमें से कोई एक आदमी इतना काबिल है जिसको हम मैदान में उतार सकते हैं। क्या इसका गिला शिकवा राजौरी पुंछ के लोगों को है, लीडरशिप को है? क्योंकि आप तो सबसे बात करते रहे। क्या चौधरी अकरम ने कभी आपको कहा यार मुझे मौका दिया होता, ये क्यों मियां साहब को ले आए यहां पर? क्या जुल्फिकार चौधरी ने कभी कहा मुझे मौका दिया होता? क्या ये बात आपने इनके मुंह से सुनी किसी के लीडर से कि उनको गिला हो इस बात का कि जनाब पहली बार मौका मिला था, आप हमें आजमाते, हम कश्मीर से वोट ले आते? नहीं, ऐसा जैसे जावेद राणा साहब जो हमारे मेंढर से हैं, उनका तो नाम ही चल रहा था कि मियां साहब मना कर रहे हैं और उसके बाद जावेद राणा है दूसरे नंबर पे और जावेद राणा को टिकट दी जाएगी, लेकिन टिकट सबको उधर से ही मिली। ये शिकायत इन लोगों को है, लेकिन ये शिकायत बनती नहीं है इन लोगों की। उसकी वजह यह है कि आपने ये जितने लोगों के नाम लिए ना सर, इन्होंने इनमें से काम आप जमीन पे देख लीजिए कि काम किसी ने किया है कि नहीं किया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे एमएलए, मिनिस्टर, एमएलसी उतना काम नहीं कर पाए जितना एक किसी डीडीसी ने कर दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सुरनकोट जाएं, आप देखें कितना बड़ा स्टेडियम है। एक डीडीसी की क्या हैसियत होती है जी? कुछ भी नहीं। डीडीसी को यहाँ मीटिंग से निकाल देते हैं बाहर हमारे डीएम बहुत सारी जगहों से। तो लेकिन फिर भी अगर आप नेक नियति के साथ कोशिश करें तो सुरनकोट में इतना बड़ा आप स्टेडियम बना सकते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ना हमारे पास बड़े चेहरे, ये अगर यहाँ से खड़े होते, इनकी जमानतें जब्त हो जाती। इनको घर से वोट नहीं मिलता, इनको यहाँ के लोग वोट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि यहाँ राजौरी पुंछ में एक भी ऐसा लीडर अभी तक पैदा नहीं हुआ है जो हमारे सामने इस वक्त जिंदा लीडर है। एक भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इतना बड़े इलेक्शन को कंटेस्ट कर सके, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन चौधरी तालब ने भी इसी इलाके से कॉन्टेस्ट किया था और जीता था। एक जमाना था कि चौधरी तालब यहां से जीते हैं, लेकिन अब चौधरी तालब का भी नाम था ना पैनल में। लेकिन इस बार तो आपका मुद्दा ही अलग था ना जी। इस बार तो मसला जो था वो मुसलमान बचाने का मसला था, इस बार मोदी को रोकने का मसला था, इस बार तो मतलब इस्लाम खतरे में वाला मामला था। तो इस बार तो जाहिर सी बात है जब आप मजहब के नाम पर वोट मांगने जाएंगे तो किसी को भी खड़ा कर दें, कोई भी जीत जाएगा। लेकिन इस बार राजौरी पुंछ में जो लोगों का मन बना था ना जुनैद साहब, वो नहीं था ना ये। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, अगर रविंदर रैना यहां से कैंडिडेट होते, इनकी गिनती 3 लाख से शुरू होती। और 3 लाख कौन, हिंदू वोट थोड़ी है यहाँ पे 3 लाख जो उसको मिलता, मुस्लिम वोट मिलता और 100% मिलता। तो वो जो इस्लाम बचाना, मुल्क बचाना, मोदी को रोकना वो प्रायोरिटी खित्ता पीर पंजाल की नहीं थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे आप ये बताइएगा, चलिए अब बन गए, मान लीजिए मियां अल्ताफ बन गए, उमर अब्दुल्ला बन गए, जो मैं सुन रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप चाहती है कि उमर अब्दुल्ला भी जीत गए, आगा सैयद रूहुल्लाह भी जीत गए, यहां से मियां अल्ताफ जीत गए, तीनों सीटें जीत ली और बड़ा अच्छा, और अब ये पार्लियामेंट में पहुंच गए। आप भी जानते हैं कानून लोकसभा का ये है कि आपकी पार्लियामेंट में जितनी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के मुताबिक आपको बोलने के लिए वक्त मिलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 एमपी पिछली लोकसभा में थे। 5 अगस्त 2019 के बाद तमाम लोग ऐसे टिकटिकी लगाए देख रहे थे कि शायद कल या परसों वो इस्तीफा देकर वापस आ जाएंगे कि जनाब 370 खत्म हो गया, अब हम इस लोकसभा में रहेंगे नहीं। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। अब ये जो 3 लोग जाएंगे लोकसभा में, तो क्या उम्मीदें हैं वोटरों को कि जब ये जाएंगे ये क्या इनकलाब बर्पा करेंगे लोकसभा में, ये कैसे क़यादत करेंगे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की, क्योंकि बात तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की है। और आपके पास क्या शवाहिद हैं जिस बिना पर आप ये कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात की, अकबर लोन साहब ने दबा के बात की हिंदुस्तान के मुसलमानों की, और उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने क्या बात है, उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगों पर बात की, उन्होंने क्या कहते हैं जो कुछ पूरे मुल्क भर में हो रहा था उस पर क्या वलवला अंगेज तकरीरें उन्होंने लोकसभा में की हैं। हो सकता है कोई तारीख आपके पास हो, मेरे पास तो है नहीं। तो इन चीजों को बिल्कुल सामने रखकर जब मैदान पर आप देखते हैं तो आपको इन 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरों से क्या तवक्का है कि मान लीजिए यही जीत गए और ये पार्लियामेंट गए तो क्या करेंगे? जो 3 मेंबर पार्लियामेंट थे तो उस पर आपने बेहतरीन एपिसोड किए हैं
कि कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट में कश्मीर के लिए या और मुसलमानों के लिए क्या क्या कुछ किया, तो वो तो सारा कुछ आप बता ही चुके हैं। लेकिन इस बार मुझे ये लगता है, चूंकि असेंबली इंतखाबात भी जल्दी होने हैं और पार्टी की सर्वाइवल का मामला भी है, और अगर आगा रूहुल्लाह जैसा शख्स वहां पहुंचता है, अगर पहुंचता है, हालांकि आगा रूहुल्लाह जीते या वहीद परा जीते या अशरफ मीर जीते, तो ये तीनों ठीक हैं, बोलने में अच्छे लोग हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपने सवाल किया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तो ये है कि ये जाके हो सकता है कि सरकार का हिस्सा बने, और अगर ये सरकार का हिस्सा बनते हैं तो जाहिर है फिर क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलना है। तो सरकार का हिस्सा बन सकते हैं और असेंबली में भी सरकार इनकी बीजेपी के साथ मिलकर बन सकती है, और अगर सरकार का हिस्सा नहीं बनते हैं तो उम्मीद की जाती है कि कुछ बोल ही देंगे। आगा रूहुल्लाह तो कम से कम बोलेंगे ही, वो ठीक आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, और उनको हम सुनते हैं। एक पुंछ वाले के तौर पर, अब मैं सहाफी के तौर पर नहीं, एक पुंछ के बाशिंदे के तौर पर मियां अल्ताफ से आपकी क्या तवक्कात हैं और महबूबा मुफ्ती से आपकी क्या तवक्कात हैं, और अगर जफर इकबाल मनहास कोई कमाल कर गए तो इन तीनों लीडरों से आपकी अपनी जाती तवक्कात क्या रहेंगी कि अगर ये बन गए तो फिर आप क्या चाहेंगे? पहले मियां अल्ताफ से। देखिए जी, मियां अल्ताफ का ये घर है राजौरी और पुंछ। मियां अल्ताफ बाहर के नहीं है, और ये मैं हमेशा कहता हूं कि मियां अल्ताफ राजौरी पुंछ के रहने वाले हैं। तो मियां अल्ताफ का तो ये घर है, तो मियां अल्ताफ से सबसे ज्यादा उम्मीदें यहाँ के लोगों को होंगी, और मुझे यकीन है कि मियां अल्ताफ ये सोचेंगे कि अपने घर के लिए कुछ किया जाए। हालांकि अगर आप माजी में जाएंगे, तारीख देखेंगे, तो तारीख में राजौरी और पुंछ को अगर किसी का एहसानमंद होना चाहिए तो वो पीडीपी का होना चाहिए। ये जिस रास्ते से आप चंद घंटे में यहाँ पहुंच गए, तो अगर आप जम्मू होते तो आप 10 बार सोचते कि जाना है पुंछ या नहीं जाना है। आप राजौरी चले जाएं, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है। एक जमाने में यहाँ बड़ी परेशानियां थी, खासतौर से बॉर्डर्स के लोग की बड़ी परेशानियां थी, तो वो सारा कुछ पीडीपी ने किया। मियां अल्ताफ का ये घर है, मियां अल्ताफ से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि अगर वो जीत जाते हैं तो मसाइल जूं के तू हैं जो बहुत 30, 40, 50 साल पहले थे, हेल्थ से लेके एजुकेशन तक तमाम मसले, सड़कें, डेवलपमेंट की कोई चीज नहीं है, मसले वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन इस बार थोड़ा जागरूक हुए हैं लोग सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं। आपने देखा होगा इतने बड़े खानदान के खिलाफ गुज्जर कबीले के लोगों का बोलना, ये कोई आसान बात नहीं है। पहाड़ी तो चलो छोड़ें, लेकिन पहाड़ी भी हिम्मत नहीं करता था कि इतने बड़े खानदान के खिलाफ बोले, लेकिन आपने देखा कि गुज्जर कबीले के लोग भी सामने आए और बोले। तो ये सवालों का सिलसिला जो है आगे दराज हो सकता है, बढ़ सकता है, तो जवाब दे लोग बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने एक बात भी कही, मैं तो बड़ा हैरान हुआ, पढ़ा लिखा एक नौजवान और एक आपके इस इलाके की सियासी नुमाइंदगी करने वाला नौजवान जब ये बात कहे कि जनाब बाकी कुछ और हो या ना हो, यहां से लाल शरीफ चले जाएंगे, दुआ भी अपने लिए कराएंगे और दवा भी अपने लिए कराएंगे, तो ये मुझे हैरत में डाल देती हैं ये बातें कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे हुए, बड़े समझदार आदमी हैं, ठीक है, तो आप जब इस तरह की बातें करते हैं, लोगों के बीच में ये बात करते हैं, दुआ भी कराएंगे, दवा भी कराएंगे, ठीक है, और एक आदमी ने कहा है भाई काम कोई हो या ना हो, चलो कुछ नहीं, दुआई करेंगे हमारे हक में, हमारे लिए वही अच्छा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वोटर की एक्सपेक्टेशन इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि भैया करना किसी ने कुछ नहीं है, मियां साहब कम से कम दुआ तो कर देंगे। ये दुआ और दवा का जो मामला है ना, इसमें मियां साहब का रोल नहीं है। लेकिन मियां साहब जब खुद बीमार होते हैं ना, वो भी दवा के लिए डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो ये जिन साहब ने ये कहा है वो भी दवा के लिए डॉक्टर के पास ही जाएंगे, मियां साहब के पास नहीं जाएंगे, मुझे यकीन है। तो इलेक्शन में अपने अपने जुमले होते हैं, हालांकि इन जुमलों का लोगों को अंदाजा नहीं है कि इन जुमलों का नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मियां साहब का इस इलेक्शन में मियां साहब चूंकि समझे जाते हैं राजौरी पुंछ में कि वो साझे हैं सबके। मियां साहब हिंदू का भी है, सिख का भी है, पहाड़ियों के भी हैं और गुजरों के भी हैं। लेकिन इस इलेक्शन में जिस तरह की चीजें सामने आई ना, उससे ये लगा कि मियां साहब साझे नहीं है बल्कि गुजरों के हैं। तो थोड़ा बहुत पहाड़ियों का नुकसान हुआ मियां साहब को। हालांकि 20% वोट मुझे लगता है कि मियां साहब को पहाड़ियों का भी पड़ा है। अब महबूबा मुफ्ती से क्या तवक्का होगी, मान लीजिए वो आ जाए? महबूबा मुफ्ती से परेशानियां वही, लेकिन महबूबा मुफ्ती से मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलेंगी, और वालिद ने इतना कुछ किया है हमारे लिए राजौरी पुंछ के लिए, तो मैडम महबूबा मुफ्ती को भी करना चाहिए। और मैडम महबूबा मुफ्ती से उम्मीदें जरूर हैं लोगों को कि अगर वो जीत जाती हैं तो राजौरी पुंछ की तरफ ध्यान देंगी, खास ध्यान रखेंगी राजौरी पुंछ का, क्योंकि माजी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में पीडीपी ने राजौरी पुंछ का ज्यादा ख्याल रखा है।
तो क्या ये भी माना जाए कि मान लीजिए महबूबा को कबाल कर गई तो जो महबूबा की पार्टी के बाहर हैं वो भी ये सोचे में दरहाल में तो इसकी लीड थी, फलां जगह तो इसकी लीड थी, चलो इधर ही वापस चले जाते तो वो तो पहले से तैयार है, वो तो मैडम नहीं ले रही हैं। अच्छा, यहां तो मीटिंग्स भी हुई है ना, बहुत से बड़े लोगों की मीटिंग्स हुई हैं, सब तैयार हैं। इस वक्त अपनी पार्टी के एक बड़े लीडर के घर से ये कैंपेन हुई कि आपने जफर मनहास को वोट नहीं करना है, आपने वोट करना है मैडम महबूबा मुफ्ती को। ये सारे मैडम के टच में हैं। कुछ को मैडम ने खुद नहीं लिया और कुछ को इलेक्शन के बाद ले लेंगे। आप देखिएगा इलेक्शन के बाद ज्वाइन करेंगे लोग। अच्छा, तो अब जफर इकबाल मनहास मान लीजिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कमाल करती है, जफर इकबाल मनहास यहीं के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। तो जब यहीं के रहने वाले हैं तो जफर इकबाल मनहास अगर जीतते हैं तो उम्मीद है, हालांकि उनका ताल्लुक इधर से राजौरी पुंछ से कम है, रहने वाले यहाँ के हैं लेकिन ये उधर कश्मीर की तरफ, शोपियान की तरफ कहीं शिफ्ट हो गए हैं। तो और ज्यादा पॉलिटिकल उनकी कोई इस तरह की एफिलिएशन भी नहीं रही है। एमएलसी बना दिया था उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। तो लेकिन ये है कि ये सोचा जा सकता है कि अगर, हालांकि इम्कानात बहुत कम हैं, अगर जीत जाते हैं तो पार्टी का वजूद यहाँ पे है नहीं बहुत ज्यादा, तो पार्टी को भी मजबूत करेंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों का थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत काम करेंगे और यही उम्मीदें हैं। हालांकि ये उम्मीदें तो जुनैद भाई, मैं अपने गांव गया था तो मैंने वहां पोलिंग स्टेशन के बाहर लोगों का इंटरव्यू किया। मैंने कहा भाई क्या मसला है कि ये जो वोट डालने आप आए हो, क्यों आए हो? जी डेवलपमेंट के नाम पर वोट डालने आए हैं। तो मैंने कहा डेवलपमेंट अभी तक हुई नहीं 70-75 साल में, तो वहाँ पुल नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है, हेल्थ नहीं है, स्कूल नहीं है। तो जब आते हैं ये सब लोग तो उम्मीदें हम सबको यही होती हैं कि कुछ करेंगे, हम वोट भी इसीलिए करते हैं। लेकिन उसके बाद न जाने क्या हो जाता है। ये आप कभी समझाइएगा मुझे भी और बहुत सारे लोगों को, एक एपिसोड आप इस पे करें। क्या हो जाता है कि ये जो जीतने के लिए इतने चक्कर लगते हैं, एक एक लोगों को फोन किया जाता है और मतलब लोग हैरान हैं कि यार महबूबा मुफ्ती ने फोन किया, लोग हैरान हैं यार कि मियां अल्ताफ फोन कर रहे हैं, चक्कर क्या है, ये कहां से फोन आ रहे हैं। लेकिन ये वो 1.5-2 महीने का वो प्रोसेस होता है, फिर 5 साल के लिए ये लोग गायब हो जाते हैं। ये कभी आप हमें समझाइएगा कि क्यों होता है कि अगर आपने 10 वादे किए हैं, 10 में से 2-3 तो पूरे कर दो, और 10 के 10 वादे आपने वही अगले 5 साल के बाद आप हमें बताते हैं कि ये हम आपके लिए करेंगे। पिछला हम भी भूल चुके होते हैं, नेता तो खैर भूल ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने हल्ला बोल के जमरूद मुगल से बड़ी बेबाकी के साथ हमने तफसीली इनके साथ बातचीत की, मगर यहां पर मुझे याद आया कि इस्लाम के एक बहुत बड़े फिगर, मैं इसलिए इस जुबान में बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मेरे सुनने वाले लोग जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कंकर को देखते हैं और उस कंकर को देखकर ये कहते हैं कि काश मेरे खुदाया मैं कंकर होता, क़यामत के दिन मेरा हिसाब नहीं होता, कि मैं आपके दरबार में आता, अल्लाह के दरबार में जब मेरी हाजिरी होती तो अल्लाह मुझसे हिसाब नहीं लेता कि भैया तुम दुनिया में थे, तुम वक्त के खलीफा थे और तुम्हारे दौर में यूं हुआ। और फिर एक और वाकया उन्हीं की जिंदगी का बड़ा मशहूर वाकया है कि वो कहीं से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया जो है उसने एक पतीला जो है वो चढ़ा रखा है और उस पतीले में पानी गड़क रहा है। और जब वो वहां से गए तो बुढ़िया से उनने बात की, पूछा क्या मामला है? उसने कहा मामला कोई नहीं, क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में मैं ये सवाल करूंगी कि रब्बुल इज्जत, मेरे घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी और वक्त का खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। और ये थे कौन? वो उमर थे। उसने पहचाना नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर रुको। वो गए बैतुल माल से अपने कांधे पर उठाकर आटा लाए, चावल लाए, जो भी कुछ खाने की अशिया थी वो लाए और उस जब बुजुर्ग को दिया तो उसने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप कौन है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि अब आप इतना करें कि मुझे लिख दे कि उमर आपके यहां पहुंचा और उसने आपकी जो आपकी जरूरत थी उसको पूरा किया, ताकि अल्लाह के यहां मेरे से हिसाब ना हो। तो हमारा जो लोग मुसलमान, ईमान, कुरान, इन तमाम चीजों को लेकर, जन्नत जहन्नुम को लेकर जिन लोगों ने कैंपेन करा है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप दुनिया में जब साहिब इक्तदार होंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, वो बड़ा मजा आता है आपको कि जनाब बीपी गाड़ी मिल जाती है, आगे पीछे सिक्योरिटी होती है, आपकी बीपी गाड़ियां कम हो जाएं, रात को आपको नींद नहीं आती है, ये सिलसिला सारा आपका रहता है। पर ये बीपी गाड़ी आपको बड़ी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि अल्लाह ने क़यामत के दिन आपसे हिसाब लेना है कि भाई आपको 5 साल के लिए जिम्मेदारी दी थी इस कौम की, वो अस्पताल में बिना डॉक्टर के किसी की मौत होगी तो हिसाब आपसे होगा, वो सड़क के हादसे में किसी की मौत होगी तो हिसाब आपसे होगा।
क्योंकि आपने बात इस तरीके से की, वरना मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये जो सड़कें हैं, खराब सड़कें हैं, इन खराब सड़कों के ऊपर जितने हादसे होंगे उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी, क्योंकि रहनुमाई का जिम्मा आप लोगों ने लिया है। तो इसलिए ये जैसे जमरूद मुगल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि 5 साल के लिए आपने वोट मांगा है, पिछले 5 साल गुजर गए, राजौरी पुंछ की सड़कें वैसी की वैसी हैं। अगले 5 साल के बाद अगर सड़कें शीशे जैसी मिल जाएं और आपको देखते हुए आश्चर्य हो जाए कि जनाब कमाल हो गया, क्या सड़क बन गई, तो लगेगा कि वाकई आपने यहां के लोगों की दाद रसी की है। और एक बात का मुझे और अफसोस है, जितने भी लीडरान इस वक्त इस खास तौर पर इन इंतखाबात में उतरे, राजौरी पुंछ में पिछले 5 साल में बहुत कुछ हुआ और उन बहुत सारी चीजों के ऊपर बहुत सारे लोग अश्कबार हुए, रोए, तकलीफ में रहे, परेशानियों में रहे, सब कुछ रहे। लेकिन लीडर इस पूरे इलाके में इलेक्शन से ठीक 6 महीना पहले नजर आने शुरू हुए, और कुछ तो सिर्फ इलेक्शन में नजर आए। साहब माफ करिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं। एक हमारा फौजी शहीद हुआ पिछले दिनों, ये यहां से 2-3 किलोमीटर दूर एक फौजी शहीद होता है। उसके घर में रविंदर रैना सबसे पहला शख्स होता है। मैं टोपा पीर की बात नहीं कर रहा हूं, पुंछ की बात कर रहा हूं। जम्मू से सबसे पहला शख्स जो उस घर में कोई लीडर पहुंचता है उसका नाम है रविंदर रैना। उसके बाद पुंछ वालों को होश आता है, ये तो हमारे 1 किलोमीटर दूर बंदा शहीद हुआ है। उसके बाद ये लोग वहां पहुंचते हैं। ये राजौरी पुंछ है सर। तो मामला बस इतना ही है। इसलिए अगर आपने अब रहनुमाई और रहबरी की बात की है, तो इस इलाके की बका के लिए और इस इलाके को जो इसका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लॉइट किया जाए और ये इलाका इतना खूबसूरत और इतना कमाल का बने कि यहां पैर रखना भी इंसान अपने लिए बाइस से फख्र समझता हो। जी मैं जो वैसे तो पुंछ के इलाके में वो है, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से मैं ये सारी बातें कर रहा हूं। तो देखना यह होगा कि 4 जून को राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट का नया MP कौन होगा।